हेलो दोस्तों, मैं आलोक और आप सुन रहे हैं स्टोरी बुक मेरे साथ। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने काली झील स्टोरी का दूसरा भाग सुना हुआ था और आज के एपिसोड में हम उसी कहानी का तीसरा भाग और सबसे आखिरी भाग सुनने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी ना किए हुए कहानी का शुरुआत करते हैं। औरों की तरह तुम भी मारे जाओगे। इस पानी को पीना मना है। ये पानी नहीं बल्कि श्राप है, श्राप। उस बूढ़े आदमी ने मुझे कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। ना ही मैंने उस जगह की ठीक से जांच पड़ताल कर पाई, ना ही कोई खोजबीन कर पाया। पीठ में सच में बहुत तेज की मार लगी थी। मुझे अब भी बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन मैं किसी भी तरीके से वहां से तो निकल गया। लेकिन निकलते वक्त मैं जब जब भी पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ा व्यक्ति वहीं पर खड़े होकर बिल्कुल अजीब ही तरीके से मुझे घूर रहा था। ना जाने वो बूढ़ा व्यक्ति कौन था और आखिरकार क्यों उस झील के बारे में ऐसी बातें कर रहा था। क्या सच में उस झील का पानी श्रापित है? उसकी सारी बातें तो मेरे लिए एक पहेली बन चुकी थीं। मतलब कि झील का पानी श्रापित है, पर ऐसा क्या है उस झील में जो कि लोग वहां से गायब हो जाते हैं? क्या उस बूढ़े की बात से लोगों के गायब होने का क्या कोई सच में संबंध था? पता नहीं, लेकिन मेरे सामने सवाल कई सारे थे और जवाब किसी का भी पता नहीं था। मैं दोपहर के वक्त वापस अपने घर की ओर आ गया। लेकिन हाँ, एक बात तो सच था। जब मैंने अपने हाथों में उस झील के पानी को उठाया था, तब उस पानी ने अपना रंग बदला था और मेरी हथेली पर एक अजीब तरीके की जलन होने लगी थी और एक तरह की सड़ी बदबू भी आ रही थी। ये भी हो सकता है कि शायद उस पानी में कोई अजीब तरीके का केमिकल मिला हुआ हो जो मांस और हड्डियों को गला देता है। मैं पूरे दिन ऑफिस में बैठकर इन्हीं सारी बातों के बारे में सोच रहा था। अभी तक तो हरीश का भी कहीं पर कुछ पता नहीं था। शाम होते होते मुझे एक कॉल आया जो कि मेरे दोस्त का था, सुरेंद्र। वो पास के ही थाने में एक पुलिस था। शायद उससे मुझे झील के बारे में कुछ जानकारियां मिल सकती थीं। मैंने उसी वक्त उसे फिर से फोन लगाया और उसे अपने ऑफिस में तुरंत ही बुला लिया। उसे मेरे ऑफिस आते आते शाम के 7 बज चुके थे। हम दोनों स्कूल से ही काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन हम बहुत दिन बाद वापस मिल रहे थे। उसने मेरे ऑफिस के अंदर कदम रखते रखते मेरे ऑफिस को देखते हुए मुझसे पूछा, और भाई कैसा चल रहा है? बहुत दिनों के बाद तुम्हें मेरी याद आई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ठीक है सब कुछ। फिर उसने मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा, और उसने कहा, ये तेरी जासूसी का क्या हाल चाल है? मैंने उसी मुस्कुराहट के साथ उसे जवाब दिया, चल ठीक है। फिर हमने पास के होटल से ही अपने लिए चाय और बिस्कुटें मंगाई। तभी सुरेंद्र ने मुझसे कहा कि उसे जल्दी ही किसी जरूरी काम के वजह से कहीं पर निकलना है। सीधे सीधे मुद्दे की बात करने को कहा। चल बोल, क्यों बुलाया है मुझे? कुछ जरूरी काम था या फिर ऐसे ही? मैंने भी तब सीधे मुद्दे की बात पर आके कहा, सुरेंद्र, तुम काली झील के बारे में कुछ तो जानते ही होगे। मुझे एक केस के बारे में, उस झील में हुए लोगों को गायब होने के बारे में और उस झील के बारे में कुछ जानकारियां चाहिए। उसने टेबल पर अपना हाथ बजाते हुए कहा, देख, उस झील के बारे में तो पुलिस भी जांच पड़ताल काफी कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ खास चीज पता नहीं चला है। मैंने बात का खुलासा करते हुए उससे कहा, देख, अभी कुछ ही दिन पहले मेरे पास एक आदमी आया था। उसका कहना था कि उसने अपने पत्नी को नहीं मारा, लेकिन उसकी पत्नी की लाश उसी काली झील के अंदर है। उसके कहने पर मैं अगले दिन वहां पर जांच पड़ताल करने के लिए गया भी था, लेकिन एक बूढ़े व्यक्ति ने वहां से मुझे मार कर भगा दिया। मैंने झील के पानी को छू कर भी देखा था। मुझे कुछ अजीब लगा था। क्या पुलिस ने उस पानी के बारे में कुछ जांच उच की है? हो सकता हो कि शायद वो पानी ही जहरीला हो। हमारी बातचीत के बीच में ही एक लड़का चाय और बिस्कुटें लेकर आ गया, इसलिए मैं बात करते करते ही रुक गया। सुरेंद्र ने अपना चाय उठाते हुए कहा, पानी की जांच करने की तो जरूरत नहीं पड़ी, और रही बात उस आदमी की,
तो मैं उसे जानता हूँ। उसका नाम सुरेश है। उसे हमारी टीम काफ़ी दिनों से खोज रही है। और उस झील के पास जिस बूढ़े व्यक्ति ने तुम्हें मारा ना, वो उसी गांव का एक पागल है। कुछ 4 या 6 महीने पहले ही उस पागल की खुद की बेटी ही उस झील से ही गायब है। तब से वो पागल बूढ़ा उस झील के आसपास ही मंडराता है और अपनी बेटी को खोजते रहता है। उसका भी यही कहना था कि उस झील के अंदर ही उसकी बेटी है। और दूसरी बात ये भी है कि वहाँ से जितने भी लोग लापता हुए हैं, उनसे लापता होने से पहले उनके घर वालों का किसी करीबी से झगड़ा हुआ था। ज़्यादातर मामलों में अड़ोसियों पड़ोसियों का यही कहना है और घर वालों का भी। इसलिए सबसे पहला शक उन्हीं पर जाता है। बस हैरानी की बात यही है कि वो सारे लोग कहाँ गायब हैं, इस बात का पता नहीं। ना ही अब तक वो लोग मिले, ना ही उनकी लाशें। पता नहीं यार, पर सब लोग एक ही जैसा झूठ क्यों बोल रहे हैं। उसने एक बिस्कुट उठाकर गरम चाय के अंदर डुबोया। मैंने भी चाय की एक सिप लेते हुए कहा, तू ऐसा क्यों नहीं सोचता कि शायद वो सारे लोग सच बोल रहे हों? ये भी हो सकता है कि वो सारे लोग उसी झील के पानी में डूब गए हों। मेरी ये बात कहते ही उसका वो भिगाया हुआ बिस्कुट चाय के अंदर ही टूट कर गिर गया। उसने आधे टूटे हुए बिस्किट की ओर देखते हुए कहा, उनका सच और हमारा झूठ, इन सब चीज़ों में बस एक ठोस सबूत का ही ज़रूरत है। मैंने उसकी ये बात पर अपना सर हाँ में हिलाते हुए जवाब दिया, वैसे तो सबूत तुम लोगों के पास भी नहीं है, जो है तो सिर्फ बस जानकारी है। तो क्यों ना तुम लोग उन लोगों के पीछे लगने के बजाय सबूत ही खोजने में लग जाओ। सुरेंद्र ने अपनी 2 उंगलियां उस गर्म चाय के अंदर डालकर उस टूटे हुए बिस्कुट को बाहर निकालते हुए कहा, तुझे क्या लगता है हमने उन लोगों की खोज भी नहीं की होगी? उन्हें ढूंढने की जरा से भी कोशिश नहीं की होगी? इतनी कड़ी खोजबीन करने के बाद भी हमें बस इतना पता है कि वो लोग वहां पर नहीं हैं। बस किसी ने कह दिया कि फलाना फलाना झील के पास गया और गायब हो गया, और तभी सारे लोगों ने एक दूसरे की बात को कॉपी करना शुरू कर दी। और तुझे अगर इतना ही लगता है कि ये लोग सच बोल रहे हैं, तो तू ही क्यों नहीं इन लोगों के लिए सबूत खोज रहा है? मैंने उसे हंसते हुए कहा, देख, सबूत तो मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन मुझे तेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। उसने हंसते हुए अपनी गर्दन ना में हिलाकर मेरी मदद करने से मना कर दिया। तो मैं अपनी चाय खत्म करके उठकर उसके पास चला गया। देख, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तू उस केस के बारे में मुझे डिटेल्स दे। मैं उस केस को सॉल्व करने में तेरी मदद करता हूँ, इसमें तेरा ही नाम होगा। पर उसने मुझे बताया कि ये केस अब उसके हाथ में नहीं है, उसी के किसी सीनियर ऑफिसर के अंडर में उस केस की जांच पड़ताल चल रही है। बहुत बोलने और समझाने के बाद वो राजी हो गया और उसने कहा कि ठीक है, एक एक करके मैं तुझे उस केस के बारे में फाइल्स ला कर दूंगा और उसके बदले में तू मुझे सबूत देगा। अब मेरे पे 3 जिम्मेदारियां थीं। एक तो उस केसेस को सॉल्व करना, दूसरा हरीश के आने का इंतज़ार करना, तीसरा उस झील के आसपास निगरानी रखना। जैसा कि सुरेंद्र ने मुझसे कहा था कि वो हर रात एक फाइल लाकर मुझे देगा, वैसे ही हर रात वो मुझे फाइल लाकर देता और सुबह होते ही वो फाइल्स को वापस लेकर चला जाता। वो इसलिए ऐसा करता कि थाने में किसी को भी उसके ऊपर शक ना हो। मैंने अगले 7 दिन तक उन सारी फाइल्स के बारे में बारीकी से जांच की। जितनी हो सकी उतनी मैंने इन सब चीज़ों के बारे में जानकारियां इकट्ठा की और 3 बार उस झील के आसपास से भी होकर आया। बस मैं झील के करीब नहीं गया, लेकिन मैंने झील के आसपास का सारा इलाका छान मारा। घंटों छिपकर मैंने झील के आसपास निगरानियां रखी, लेकिन ना ही मुझे कोई आवाज़ सुनाई देती, ना ही कोई हलचल महसूस होती। उस दौरान वो बूढ़ा व्यक्ति भी मुझे जरा सा भी नजर नहीं आया। पता नहीं क्यों, लेकिन सब चीज बहुत अजीब लग रहा था। अब धीरे धीरे करके मेरा दिमाग चकराने लगा था, क्योंकि पुलिस के फाइल से भी मुझे कुछ खास जरूरी जानकारियां नहीं मिली थीं। और उस केसेस में जितने भी लोग गायब हुए थे वो सब 18 साल के ऊपर के ही लोग थे। उनमें लड़कियां थीं, लड़के थे, शादीशुदा औरतें, आदमी,
सब थे। उन सारी बातों में सिर्फ एक बात ही एक दूसरे में मेल खाती थी। वो बात ये थी कि आखिरी टाइम उन सभी ने एक दूसरे से किसी ना किसी से अपने करीबी से झगड़ा जरूर किया था, और उस गुस्से के दौरान उन सभी ने अपने घर को छोड़कर कहीं चले गए थे। उन सब में हरीश का भी कांड था। उन्हीं सभी की तरह हरीश ने भी अपनी पत्नी से आखिरी वक्त में झगड़ा किया था, और इसी सेम कारण की वजह से हरीश की भी पत्नी उसका घर छोड़कर गुस्से से चली गई थी। और उस दौरान हरीश ने भी अपनी पत्नी के पीछे पीछे चुप्पे से चला गया, और उसने देखा उसकी पत्नी अपने घर जाने के अलावा उस झील की ओर जाने लगी। हरीश ने उसे वापस काफी मनाया, अपने घर ले जाने को कहा, लेकिन उसकी पत्नी ने उसकी बात जरा सा भी नहीं सुनी। इस वजह से हरीश गुस्से से दोबारा वापस अपने घर चला आया और उसे वहीं पर छोड़ दिया। पर जब अंधेरा होने लगा तो उसे अपनी पत्नी की चिंता सताने लगी, और वो तब फिर से अपनी पत्नी को लाने के लिए झील की ओर चला गया। और लेकिन इस बार उसे उस झील के पानी में सिर्फ अपनी पत्नी की लाश दिखलाई दी। जब हरीश ने इस बात को लेकर पुलिस के पास गया तो पुलिस ने ही इसका जिम्मेदार हरीश को ठहराया। अब कुल मिलाकर मेरे पास बस यही एक सबूत था, और इन सब के बाद मैं काफी निराश हो गया। 10 से 12 दिन बीत चुके थे और अब तक कोई ठोस सबूत मेरे हाथ नहीं लगा था। हरीश का भी कहीं पर भी पता नहीं था। ना जाने मैं आगे क्या करने वाला था। अब कुल मिलाकर देखे तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ था। मुझे खुद स्वयं उस झील के पास जाकर अब जांच पड़ताल करनी होगी। अगले दिन सुबह ही मैंने सुरेंद्र के पास फोन किया और उसे अपने साथ उस झील के पास जाने को कहा। उसने ड्यूटी पे होने के कारण मेरे साथ जाने से मना कर दिया। मैं अकेले भी वहां पर जा सकता था, लेकिन मैं ये जानता था कि वहां पर अकेले जाने में काफी खतरा है। लेकिन एक बात तो मैं एकदम अच्छे से जानता था कि अभी तक जो भी वहां पर अकेला गया था वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। मैंने सुरेंद्र को दोपहर के वक्त वापस से फोन किया और उसे अपने साथ चलने के लिए मना भी लिया। इस बार तो सुरेंद्र ड्यूटी से छूटने के बाद मेरे साथ चलने को तैयार भी हो गया था, लेकिन उसे ड्यूटी से आते आते रात हो चुका था। रात के करीबन 7 बज चुके थे और देखते देखते अब तो 8 भी बज चुके थे। उसके आते ही हम कुछ खाकर बाइक लेकर झील की ओर निकल पड़े थे। कुछ आधे घंटे के करीबन हम उस पहाड़ी पर पहुंच चुके थे। वहीं आसपास हमने अपने बाइक को खड़ा की और अपने सुरक्षा के लिए हम दोनों ने एक एक औजार ले लिया। मेरे पास चाकू था और सुरेश के पास उसकी सरकारी पिस्तौल। तो टॉर्च लेकर हम दोनों उस पहाड़ से नीचे की ओर उतरने लगे। बहुत घना अंधेरा तो नहीं था, वहां चारों तरफ चांद की रोशनी फैली हुई थी। हम बातचीत करते हुए उस पहाड़ के नीचे उतर गए और अब हम उस झील के करीब ही खड़े थे। उस झील के पास पहुंचते ही हमें उस वातावरण में एक अजीब सी चीज महसूस हुई। वहां पर एक अजीब ही शांति थी। मैंने उस अजीब सी शांति को महसूस करते हुए सुरेंद्र से कहा, क्या तुमने यहाँ पर कुछ नोटिस किया है? उसने वहां पर सोचकर मुझे जवाब दिया, कौन सी चीज? मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, बस एकदम शांत से यहाँ पर खड़े रहो और यहाँ की शांति को महसूस करो। हम दोनों तब एकदम शांत होकर वहां पर खड़े थे। सच में वहां पर इतनी घनी शांति थी कि किसी इंसान की आत्मा कांप जाए। इतना घना सन्नाटा कि जैसे कि हम किसी शमशान घाट में आकर खड़े हैं। वहां की शांति हमारी हिम्मत को तोड़ रही थी। कुछ देर शांत खड़े होने के बाद मैंने उसके हाथ को हिलाते हुए उससे कहा, तुम्हें कुछ महसूस हुआ? सुरेंद्र ने मेरे सवाल का जरा सा भी जवाब नहीं दिया। शायद उसने इतनी गहरी सन्नाटे को पहली बार महसूस किया था। मैंने अपनी बात को आगे रखते हुए कहा,
हमारे सामने इतनी बड़ी झील है, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, इतनी घनी हरियाली है, लेकिन अजीब बात तो ये है, यहाँ पर कोई भी पक्षी, कोई भी जानवर नहीं है। किसी भी जानवर की होने की मौजूदगी नहीं है। भला इतना शांत कोई जगह कैसे हो सकता है? वहाँ पर यही एक अजीब बात है, और यही अजीब बात मुझे काफ़ी सोचने पर मजबूर कर देती है। और उस बूढ़े की अजीब बातें भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। और उसने भी मुझसे यही कहा था कि यहाँ पर आओगे तो मारे जाओगे, यहाँ की पानी श्रापित है। शायद उस बूढ़े व्यक्ति का लेन देन कुछ तो इस जगह से होगा। सुरेंद्र मेरी बात को समझ गया कि मैं क्या कहना चाहता था। डर के मारे सुरेंद्र ने झट से टॉर्च ऑन की। मैंने तभी तुरंत ही टॉर्च के आगे हाथ लगा दिया। जब मैंने उसके हाथ को पकड़ा था, तब मुझे उसका हाथ बिल्कुल ठंडा ही महसूस हुआ। मैंने उसकी टॉर्च पर हाथ रखते हुए उससे कहा, हमें टॉर्च की रोशनी की जरूरत नहीं है, चांद की रोशनी में ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई हमारी मौजूदगी को महसूस करके चौकन्ना हो जाए। फिर हम दोनों धीरे धीरे बड़े बड़े पेड़ों के बीच से होते हुए उस झील के एकदम करीब पहुंच गए। सुरेंद्र भी मेरे पीछे पीछे धीरे धीरे चल रहा था। शायद वो थोड़ा डरा हुआ था। हम दोनों भी झील के थोड़े से करीब पहुंच गए और खड़े होकर झील को देखने लगे। वहां का वातावरण एकदम ठंडा था, सब कुछ एकदम शांत था। वहां की शांति तो ऐसी लग रही थी कि किसी ने इस शांति में ही हमारे लिए कुछ जाल फैलाया हुआ था। मैंने एकदम धीरे सी आवाज में सुरेंद्र से कहा, इस झील के दूसरे साइड ही एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म है, जहां पर लकड़ी के छोटे छोटे 2 नाव भी हैं। अगर हम चाहें तो उस नाव में घूमकर झील के अंदर जा सकते हैं। उसने मेरी बात का जरा सा भी जवाब नहीं दिया। बस वो चुपचाप खड़ा होकर उस झील के पानी को घूर रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे हिलाते हुए कहा, सुरेंद्र, क्या हुआ तुझे? तब उसने होश में आते हुए मुझसे कहा, कुछ नहीं, बस मुझे ऐसा लगा कि उस झील की पानी में कुछ है। मैंने फिर से उसी चीज को महसूस किया। मैंने देखा कि सुरेंद्र के दोनों हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे। मैंने उसे समझाया, सुरेंद्र, देख यार, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ये जगह वाकई में इतनी शांत और डरावनी है कि कोई भी आकर यहाँ पर डर जाएगा। तब सुरेंद्र ने इधर उधर देखते हुए मुझसे कहा, अबे यार, मुझे लगता है कि हमें इस वक्त यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तब मैंने सुरेंद्र को समझाते हुए, शांत करते हुए कहा, देखो, तुम्हारी बात भी ठीक है, लेकिन हम अब यहाँ पर आ चुके हैं और अब हमें यहाँ पर थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। अच्छा देख, मैं तेरे लिए आग जला देता हूँ। तेरा हाथ पैर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है, थोड़ा सा सेक लेगा तो तुझे आराम मिलेगा। वो कहकर मैं आसपास की गिरी हुई छोटी छोटी लकड़ियों को इकट्ठा करने लगा। सुरेंद्र अपनी पीठ को पानी की ओर करके खड़ा हो गया। मैंने वहीं पर लकड़ियों को इकट्ठा करके थोड़ी सी आग जलाई और हम दोनों आग के सामने ही बैठ गए। हम दोनों भी बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। पता नहीं क्यों सुरेंद्र बिल्कुल वहां पर एकदम शांत से बैठ गया था। पता नहीं उसे किस चीज का डर लग रहा था। तभी हमें दूर कहीं से पानी के अंदर से एक पानी की अजीब ही आवाज सुनाई दी, जैसे कि पानी में कोई डूब रहा हो। उस आवाज को सुनकर हम दोनों एकदम से अचानक से खड़े हो गए, क्योंकि अब तक वहां पर सब कुछ बिल्कुल शांत था और अचानक से ये आवाज कैसी थी। लगा कि पानी में कोई अजीब सा जानवर होगा। हमने भी तुरंत बिना टॉर्च की लाइट जलाए घने अंधेरे में ही गौर से पानी के अंदर देखने लगे। देखा तो दूर कोई पानी के अंदर झील में नाव को चला रहा था।
वो देख मैंने टॉर्च को तुरंत ही ऑन किया और गौर से देखा। वो और कोई नहीं बल्कि हरीश था। उसकी नाव पानी के अंदर तैरते जा रही थी और हमसे दूर जा रही थी। एकदम से वो शांत होकर नाव में बैठा हुआ था। उसे देखकर हरीश एकदम से चौंक गया और पता नहीं उसे क्या हो गया था। उसने भी दूर अंधेरी टॉर्च की रोशनी में देखते हुए कहा, ये हरीश इतने घने अंधेरे में दूर उस पानी में क्या कर रहा है? सुरेश ने हरीश को 3 बार तेज से आवाज दी, पर उस तरफ से हमें कोई भी जवाब नहीं आया। वो एक बेजान मुर्दे की तरह बस नाव में बैठा हुआ था और वो नाव बस चुपचाप आगे की ओर जा रही थी। तभी सुरेंद्र ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए मुझसे कहा, मुझे लगता है कि ये सब इसी का कराया धराया है। चल अभी चल के उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। अभी तक इतने देर से सुरेंद्र डरा हुआ था, लेकिन हरीश को देखने के बाद वो एकदम से चौकन्ना हो गया। हम दोनों भी दौड़कर नाव की ओर गए और वहां से एक दूसरी नाव उठाकर झील के अंदर चप्पू मारते हुए सुरेंद्र के पीछे चलने लगे। पानी के अंदर नाव में बैठते ही हमें और तेज ठंडी लगने लगी। जब तक हम सुरेंद्र का पीछा करते वो झील के एकदम बीचों बीच पहुंच चुका था। मैंने सुरेंद्र से कहा, पता नहीं यार वो क्या करना चाहता है। हमने जोर जोर से नाव की चप्पू को चलाते हुए उसे जोर जोर से आवाज भी दिया, पर वो कुछ भी नहीं बोला। हम जैसे ही उसके पास पहुंचे, सुरेंद्र ने हरीश के ऊपर अपनी पिस्तौल तान दी, पर थोड़े ही देर में अचानक से पता नहीं कैसे सुरेंद्र की नाव पलट गई और उसी के साथ हरीश झील के पानी में डूब गया। उसे डूबता हुआ देख सुरेंद्र भी पानी में कूदने ही वाला था, लेकिन तभी मैंने उसे रोक लिया, क्योंकि मैंने वहां पर एक अजीब सी चीज को देखा था। ऐसा लग रहा था कि पानी के ऊपर भले ही सब कुछ बिल्कुल शांत है, लेकिन पानी के अंदर नीचे गहराई में बहुत हलचल है। मैंने सुरेंद्र को शांत करते हुए बस चुपचाप बैठे रहने को कहा। बिल्कुल अजीब सी बात है, ऐसा लग रहा था कि इस बेजान सी जगह में अचानक से जान आ गई हो, जैसे कोई मुर्दा व्यक्ति अचानक से जिंदा हो गया हो, या फिर ये कोई चाल है। मैंने सुरेंद्र को शांत करते हुए बस उसे चुपचाप बैठे रहने को कहा। बहुत अजीब सी बात है, ऐसा लग रहा था कि इस बेजान से जगह में अचानक से जान आ गई हो, जैसे कि एक मुर्दे के अंदर अचानक ही जान आ जाए। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज़ पानी से निकल के पानी के बाहर आ गई है। तभी मैंने टॉर्च की रोशनी को ऑन करके सुरेंद्र के पीछे टॉर्च को मारा। वहाँ पर कोई मुझे बड़ी अजीब तरीके से घूर रहा था। उसका चेहरा हरा रंग का था, उसकी आंखों की पुतलियाँ बिल्कुल सफ़ेद थीं, उसकी बालों में काई जैसा कुछ लगा हुआ था। टॉर्च की रोशनी उसकी शक्ल पर पड़ते ही वो अजीब सा खूंखार चेहरा मुस्कुराते हुए दोबारा से पानी के अंदर चला गया, ठीक वैसे ही जैसे कि कोई मगरमच्छ पानी के अंदर जाता है। वो देखकर मेरा शरीर एकदम से कांप उठा। मैं सुरेंद्र को ये सब बताने ही वाला था कि तभी सुरेंद्र भी दूसरी तरफ कुछ देखते हुए डर गया और मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, आकाश, आकाश तेरे पीछे कुछ है। क्या क्या देखा तूने? फिर उसने बड़ी घबराते हुए आवाज से मुझसे कहा, अरे अरे वहां पर कुछ था जो हम दोनों को बड़ी अजीब नज़र से घूर रहा था। उसकी आंखें नहीं थीं, आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद रंग का था। उसे देखकर ऐसा लगा कि जैसे पहले भी मैंने कहीं उसे देखा हुआ है। उसने दोबारा से टॉर्च को यहाँ वहाँ मारते हुए कहा, चल चल यहाँ से चलते हैं। मैंने तुझसे कहा था ना कि ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। ठीक तो मुझे भी नहीं लग रहा था, पर वहाँ पर कुछ था जो हमें घूर रहा था। हमने टॉर्च की रोशनी बंद कर दी। टॉर्च की रोशनी बंद करते ही चांद की हल्की हल्की रोशनी में चारों तरफ हमें धुंधला धुंधला सा कुछ दिखने लगा। हमने धीरे से नाव का चप्पू उठाया और धीरे धीरे चप्पू चलाते हुए
झील के किनारे की ओर पहुंचने लगे। पता नहीं वहां पानी में क्या था। धीरे धीरे जैसे ही हम थोड़े से आगे बढ़े, हमें फिर से अचानक से पानी के अंदर से किसी हलचल की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर हम दोनों वहीं पर रुक गए। अब हम दोनों भी बहुत ज़्यादा डर चुके थे। हम वहाँ पर रुककर एक आहट को महसूस कर रहे थे। तभी धीरे धीरे वहाँ पर पहले की तरह सब कुछ एकदम शांत हो गया। धीरे धीरे करके सब कुछ एकदम शांत हो गया। चारों तरफ वातावरण में एक गहरा सन्नाटा छा गया। तभी अचानक से उस सन्नाटे को चीरती हुई एक खूंखार सी हंसी की आवाज़ सुनाई दी। उस डरावनी हंसी को सुनकर मेरे शरीर पूरी तरीके से कांप उठा। मेरे शरीर का एक ही रुआं फन्ना उठा। सुरेंद्र एकदम सुन्न सा हो गया। मैंने उसे हिलाकर होश में लाया और जल्दी से नाव को झील के किनारे ले जाने को कहा। उसने भी शायद उस भयानक से चीज को देख लिया था। वो इधर उधर देखते हुए जल्दी जल्दी से नाव के चप्पू को चलाने लगा। हमारी नाव अचानक से हिलकोरे खाने लगी थी। पानी अचानक से अशांत हो गया था। पानी में अब सब तरफ लाशें ही लाशें दिखलाई दे रही थीं। वो सब लाशें हमें घूर रही थीं। उन सब लाशों के बीच जैसे कि वो हमें ये बता रही हूँ कि अब हमारी ही बारी है। उन सभी के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद पड़े हुए थे। आंखों की पुतलियां गायब थीं। चेहरे पर हरी नीली कलर की नसें दिखलाई देने लगी थीं। उन सब लाशों के बीच एक लाश हरीश की भी थी। हम दोनों घबराकर बहुत तेजी से झील के किनारे की ओर पड़ने लगे। लाशें झील के ऊपर आते ही हर तरफ एक सड़ी सी बदबू फैलने लगी। एक सड़ी गंदी सी बदबू। धीरे धीरे करके पानी का रंग भी बदल चुका था। पानी पूरा काला पड़ चुका था। सुरेंद्र और मैं तेजी से हांफते हुए चप्पू चला रहे थे। उसी वक्त पानी से बिल्कुल एक अजीब सी चीज बाहर निकल आई, जिसे अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने देखा था। हरे रंग की वो मुझे देख एक अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। पलक झपकते ही उसने अचानक से सुरेंद्र के ऊपर हमला कर दिया। मेरे हाथ से चप्पू छूट गया और तुरंत ही मैंने सुरेंद्र को पकड़ लिया। लेकिन फिर भी सुरेंद्र पानी के अंदर गिर चुका था। मैं अभी भी उसके दोनों हाथों को पकड़ा हुआ था। मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करने लगा था, लेकिन मेरी ताकत वहां पर कम पड़ने लगी थी। मेरी दिल की धड़कनें एकदम तेज हो चुकी थीं। सूरज वहीं दूसरी तरफ पानी में गिरकर सांस लेने के लिए छटपटा रहा था। टॉर्च, मेरे पास रखा हुआ वो चाकू, सुरेंद्र का पिस्टल, सब चीज पानी में गिर चुका था। अब मुझे भी मेरा बचना मुश्किल लग रहा था। तभी अचानक से किसी ने एक मोटी रस्सी हमारे पास फेंकी। किनारे पर एक आदमी खड़ा हुआ था, जिसने उस रस्सी को अपने हाथ पे थामे हुआ था। मैंने सुरेंद्र को वो रस्सी पास किया और उसे कस के पकड़ने को कहा। दूसरी तरफ मैंने भी उस रस्सी को बिल्कुल टाइट से पकड़ दिया। किनारे पे खड़ा हुआ वो आदमी उस रस्सी को पेड़ में बांधकर हमें खींचने लगा, लेकिन देखते ही देखते सब कुछ एकदम शांत हो गया, बिल्कुल पहले की तरह ही। शायद उस किनारे पे खड़े हुए आदमी को देखकर वो चीज अब शांत हो चुकी थी। हम दोनों भी आराम से उस रस्सी के सहारे झील के किनारे आ गए। झील से बाहर निकलने के बाद भी किनारे पर हम काफी देर तक वहीं पर बैठे रह गए। वो रस्सी खींचने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी था, जिसने मुझे यहाँ से मार कर भगाया था। वो हमें उस झील से काफी दूर लेकर चला गया। हम काफी ज्यादा डरे और थके हुए थे। सुरेंद्र के गले पर उस खौफनाक से चीज के पंजों के निशान पड़ चुके थे। वो बूढ़ा व्यक्ति हमें अपने घर ले गया और उसी ने सुरेंद्र के गले पे लगे हुए चोट का इलाज भी किया। उस रात उस बूढ़े व्यक्ति ने हमें उस काली झील की पूरी कहानी बताया। उस बूढ़े व्यक्ति ने हमें बताया
कि बहुत साल पहले इस गांव में एक प्रथा थी जो कि औरतों को डायन बोलकर उन्हें गांव के बाहर कर दिया जाता था। मतलब जिनके पति शादी के कुछ दिन बाद ही गुजर जाते थे या फिर जिनके बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे, ऐसी औरतों को गांव वाले अपशगुन मानते थे। वहाँ के लोगों को लगता था कि ऐसे मनुष्य औरतों की वजह से गांव में अशुभ हरकतें होती हैं। गांव पूरा बंजर और सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होती, हरी भरी फसलें जल जाती हैं। इस वजह से गांव के बड़े ऐसी औरतों को गांव से बाहर भगा देते थे और कुछ लोग वहीं दूसरी तरफ ऐसी औरतों को वहीं मार देते थे। और उस वक्त ये झील गांव के अंदर आती थी और उस समय गांव के मारने वाली औरतों को इसी झील के पास लाकर मारा जाता था और उन्हें मारकर इसी झील के पानी के अंदर फेंक दिया जाता था। और तब से आज तक ये झील श्रापित है। उस बूढ़े व्यक्ति ने हमें अपनी भी कहानी बताई कि एक दिन ऐसे ही उसकी बेटी के साथ उसकी झगड़ा हुई थी और उसकी बेटी भी ऐसे ही गुस्सा होकर इस झील के पास भागकर आ गई थी, जबकि उसकी बेटी इस झील की पूरी कहानी को जानती थी। पर जब तक वो बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटी के पास पहुंचता, वो झील उसकी बेटी को भी खा चुका था। उसकी बेटी की लाश आज तक उसे नहीं मिली। वो झील अपनी हकीकत आज भी लोगों को नहीं दिखलाती। उस झील में आज तक कोई भी लाश किसी ने नहीं देखी और अगर कोई अकेला व्यक्ति वहां चला जाए तो वो झील उसे अपनी शिकार बना लेती है। वहां रात के समय सिर्फ लाशें दिखलाई देती हैं। दिन में ढूंढने वक्त वहां पर कोई भी लाश नहीं दिखलाई देती, क्योंकि वो काली झील सिर्फ निगलना जानती है। उस बाबा की ये सारी बातें सुनकर हम दोनों और हैरान हो चुके थे। उसके अगले दिन सुरेंद्र और भी पुलिस और गोताखोरों को लेकर उस झील के पास पहुंच गया। उसने फिर से हरीश और लोगों की लाशें खोजने की काफ़ी कोशिशें की, पर वहाँ सब कुछ छान लेने के बावजूद भी उसे एक भी लाश नहीं मिला। बाबा की वो बात बिल्कुल सच थी। वो झील पीछे कुछ भी नहीं छोड़ती है, सिर्फ लोगों को निगलना जानती है।